मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट का हिंदी पेपर 1 लेकर आया हूं, जो सचिन सर के नोट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब 20 अगस्त का जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ से आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे हिंदी, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं फटाफट। हिंदी भारत की एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी जो है वो कैसी भाषा है? वो राज्य भाषा है। और वहाँ पर ऑप्शन आपसे कहेगा कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, तो न कहना, वहाँ हिंदी जो है वो कैसी भाषा है? वो एक राज्य भाषा है। अगर आपसे कह दें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस अगर पूछ दे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद अगर अनुच्छेद पूछ दे तो 343 का में है, ठीक, जो भाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। फिर आगे देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें से एक प्रश्न ज़रूर आता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको कहेगा कि अच्छा बताओ इसमें कौन सी भाषा नहीं है। तो जिसने भी इस बार अगर ये जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो 22 भाषाएं ज़रूर याद रखना। तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सब 22 भाषाएं जो हैं, तो इनको ज़रूर आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। तो वहाँ पे आपसे प्रश्न दे देगा, कहेगा बंगला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी, कहेगा इनमें से बताओ कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपने देखा कि अंग्रेजी जो है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश कैसी? इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है, ये याद रखना। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं याद रखना, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो ये आपकी जो हैं वो शास्त्रीय भाषाएं हैं। आरटीई, ठीक, आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। तो ये भी आप लोग याद रखना कि जो आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा जो क्लास कक्षा 8 तक के लिए ही करता है। भाषा शिक्षा की अवधारणाएं, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, सकारात्मक पुनर्वरण, ठीक। तो हम पहला देखेंगे भाषा अधिगम एवं अर्जन। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो भाषा अर्जन, जो छोटा बच्चा होता है वो भाषा अर्जन स्वतः ही पहले वो आसपास परिवार में या आस पड़ोस में वो भाषा को अर्जन कर लेता है, ठीक। वहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ देगा कि जो भाषा क्या स्कूल में ही अर्जन की जाती है या बच्चा जो है वो भाषा पहले स्कूल में अर्जन करता है। तो वहाँ पे आपको याद रखना कि भाषा जो है वो अपने परिवार और आसपास के वातावरण से पहले से ही भाषा सीखता है। तो फिर उसके बाद वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। तो जो बच्चा होता है वो भाषा दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक, परिवार में कोई अगर सदस्य है, तो अगर वो मान लो कि किसी को गाली दे रहा है, तो शायद एक एक आप अगर एक दिन के बाद अगर दोबारा आप कोई उसी टॉपिक पर जिस बात पर आपने किसी से
कोई बात हुई थी उस पर आपने गाली दिया था और अगर वो टॉपिक छिड़ गया तो वो भी बच्चा आपको गाली दे सकता है। ठीक, तो इस प्रकार वो भाषा कैसे वो दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इसके लिए औपचारिक साधन मतलब कि ये नहीं है कि बच्चों को बताया जाए, बच्चा अपने आप अनुकरण कराना, मतलब कि जैसा आप बड़े करते हैं और छोटे भी उसका अनुकरण करके वो प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। मातृभाषा मतलब मदर टंग। ठीक, और यह क्षेत्रीय भाषा होती है। इसे भी आप लोग याद कर रखना कि इसमें आपको 3 चीज़ की भाषा जो अर्जन है वो बच्चा अपने आस-पास, पड़ोस, वातावरण, परिवार से सीखता है। और जो बच्चा होता है वो भाषा कैसे सीखता है? तो दूसरे से अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपसे कहेगा यह औपचारिक है कि अनौपचारिक है? तो ये आपको याद रखना है कि इसका कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये कैसी? ये एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। याद रखोगे। आगे चलते हैं, भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें हम देख लेते हैं। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो सहज और स्वाभाविक होती है। आपसे कहेगा कि भाषा अर्जन एक कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं होता है। ये याद रखना जब भाषा अर्जन करने में। फिर उसके बाद जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक, तो अब वो कह देगा, कहेगा, छोटा बच्चा कहेगा मम्मी, मम। अब ये तो कहेगा नहीं कि मतलब कि नहीं ऐसे ना बोलो, पानी दीजिए, हाँ, पानी पीना है। तो ये इसमें ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। ठीक, यहाँ पर तुमको कहेगा कि भाषा अर्जन सर्वाधिक का स्कूल में सीखी जाती है। ठीक, तो स्कूल नहीं, सबसे पहले क्या कहोगे, परिवार व समाज का होता है। तो भाषा अधिगम, ये आपका इम्पोर्टेंट है। भाषा अधिगम भी आपको कैसे याद रखना है कि भाषा अर्जन आपने पढ़ा, अब भाषा अधिगम देख लेते हैं। तो भाषा अधिगम में क्या आपको याद रखना है कि अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। ठीक, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। तो किसी भी प्रकार की अधिगम जो लर्निंग जो हम लोग सीखते हैं वो जीवन भर कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अर्जन में औपचारिक साधन का प्रयोग नहीं किया जाता था अर्जन में, लेकिन लर्निंग में जो भाषा अधिगम है इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, याद रखोगे। अर्जन में औपचारिक साधन का प्रयोग नहीं किया जाता है और भाषा अधिगम में औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का उपयोग किया जाता है और इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर था भाषा अर्जन जो था वो हमारी परिवार व सामाजिक भाषा थी और यहाँ पर वो प्रथम मदर टंग थी। और इसे जो भाषा अधिगम है वो एक द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर भाषा जो आपने अर्जन में पढ़ा था कि उसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, प्रयोग नहीं होता है। और भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में
नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। याद रखोगे, ठीक। तो ये दो जो आपके थे, इनमें आपको याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, ठीक। अब इनके तथ्य हम देख लेते हैं। कह रहा कि इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो जब भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य है, तो भाषा अधिगम में क्या, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। अब देखो यहाँ पर आया पॉइंट, जब भाषा अर्जन का है तो हाँ, वो बच्चे परिवार और समाज से सीख लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो भाषा अधिगम है वो विद्यालय में प्रारंभ होता है। कहाँ प्रारंभ होता है, विद्यालय से प्रारंभ होता है, विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। मतलब कि मान लो कि तुम हिंदी घर में सब लोग बोल रहे हैं और तुम स्कूल कॉन्वेंट में बच्चों को नाम लिखा दो, अब वहाँ सब इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसको कुछ तो प्रयास तो करना पड़ेगा कि अब इंग्लिश बोलना है वहाँ पे, तो टूटी फूटी कुछ तो बोलेगा, लेकिन क्या वो करेगा, वो प्रयास करेगा। तो इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता होती थी, नहीं होती थी, ठीक। फिर उसके बाद भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। तो भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है, ठीक। अब अधिगम के प्रकार देख लेते हैं। तो क्रियात्मक अधिगम, ठीक। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। तो क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। याद रखोगे। शाब्दिक या वांशिक अधिगम, शाब्दिक या वांशिक अधिगम यह सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। तो शाब्दिक या वांशिक अधिगम में याद रखना कि जो शाब्दिक या वांशिक अधिगम में जो हम लोग सीखते हैं वो कैसे, संकेतों से, ठीक। संकेतों से मतलब कैसे, बाय आप जैसे कि किसी कहीं जा रहे हैं, आप रोड में आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि फलाने राइट मुड़िए, ठीक, लेफ्ट मुड़िए, ये क्या है, संकेत ही तो हैं, ठीक। चित्र और फिर चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद विचारात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखा जाता है। तो विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार, वाइगोत्स्की के अनुसार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं उनका भाषा जो होता है वो समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। मतलब बच्चा अगर समाज में रहता है तो वो एक्टिविटी देखता है तो वो एक भाषा जो है वो समाज से ही सीख लेता है। पियाजे क्या कहते हैं इसके अनुसार, भाषा अन्य संगठनात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। उन्होंने कहा, चॉम्स्की ने कहा कि जब बच्चा जो भाषा अर्जन जो होती है उसकी क्षमता जो होती है बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है, ठीक। चॉम्स्की
वाइगोस्की ने क्या कहा कि समाज के संपर्क में आकर ही भाषा सीखता है। पियाजे ने क्या कहा, वो संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। लेकिन चॉम्स्की क्या कह रहे हैं कि जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। ठीक। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अनुबंध के सिद्धांत या सहचर का सिद्धांत। शैशवावस्था, समझना, शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचर संबंध स्थापित करके सीखते हैं, अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। याद रखोगे, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, मूर्त होती है, वह अमूर्त लिख के आएगा। तो क्या कहोगे, प्रक्रिया कैसी होती है शैशवावस्था में सीखने की, तो मूर्त होती है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। फिर उसके बाद अनुकरण का सिद्धांत, काहे का है, अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। तो अनुकरण का सिद्धांत क्या है कि इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण, नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, तो कह रहा है कि किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है, मतलब किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें। मतलब कहने का मतलब है, कहना चाह रहा है कि अगर आप के अंदर कोई मोटिवेशन आ जाए कि अब ये हिंदी पेडोलॉजी पढ़ लेंगे और हमारा सीटेट में अच्छा स्कोर जाएगा, तो इसके जब ये अब प्रेरित हो जाओगे तो और बेहतर और अच्छे से पढ़ाई करोगे। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। मतलब आपको अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आपने कितनी पढ़ाई की है, तो आप खुद ही आकलन करने लगते हो, नहीं मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा या मेरा एग्ज़ाम अभी अब समय आ गया और मुझे मेहनत करनी है, वो पता धीरे धीरे चलने लगता है। तो बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि बच्चों के अनुसार टीचर जो है वहाँ ये बताया गया है कि जो बच्चों के अनुसार संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण और चयन जो होता है वो बच्चों के अनुसार कि इतने साल का बच्चा है, मतलब जैसे कि तीन साल का बच्चा है, अब 3 साल के बच्चे को तुम सिखाने लगो कि गुणा भाग करना सिखाने लगो तो फिर वो नहीं सीख पाएगा। तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग कि कितनी उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तकें चयनित हों, उसी प्रकार उसको पढ़ाया जाए। फिर चाहिए और उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए और बच्चों को मतलब कि सीखने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अगर मेरा चैनल नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम आगे और सचिन सर के जो नोट्स हैं मैं उसका वीडियो मैराथन और भी बना दूंगा। फिर उसके बाद कह रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कह रहा है, ये करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है।
जैसे मतलब अगर बच्चे के अंदर रुचि है और वो स्वयं कार्य करने लगे, तो वो जब अपने स्वयं से प्रेरित होता है, वो काम आसानी से करता है और जल्दी समझ के और जल्दी वो सीख जाता है। ठीक, जैसे बच्चों को खेलने के लिए कह दो, ठीक, तो अब वो उसको बैट बॉल दे दो और वो नहीं, खाली बच्चे खेल रहे हैं, वो देखा उसके अंदर क्या हुआ कि मैं भी खेलूँगा, उस